कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को एक बात बतानी है, मेरे दूसरे चैनल ब्लूम कहानियाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल कहानी अपलोड की है, जिसके पार्ट मैं रेगुलर देने की कोशिश करूँगी। आइए आप लोग उस कहानी को देखिए, सुनिए और अपना प्यार दीजिए। मुझे पक्का यकीन है वो कहानी भी आप लोगों के दिलों में जगह ज़रूर बनाएगी। अरे ये वक्त ईश्वर का वक्त वक्त पर दिया जाने वाला आशीर्वाद होता है, जो हमें ज़िंदगी की नाउम्मीदी से निकालती है। वही हुआ स्नेह के साथ। उसका सबसे अच्छा वक्त फिक्र, प्यार, मोहब्बत, शरारत, शर्म और वो सब कुछ था उसके इस वक्त में। गलत सोचा था उसने कि वो नाराज होगा उससे। वो सच कहता है, स्नेह साथ रहे उसे और उसे किसी बात की ज़रूरत ही नहीं है। उसने धीरे से सोचते हुए चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। स्नेह बहुत गर्मी है, वो परेशान सा माथे पर आए पसीने को उंगलियों से समेटता हुआ बोला था। तो उसने धीरे से इधर उधर देखते हुए दुपट्टा उठा उसके माथे को साफ पोंछा था लाश से सिमट कर। अब तो खा लीजिए, वो सिमटी हुई बोली थी, क्योंकि फिलहाल मोह उसे ही उतार लेने वाली नज़रों से देख रहा था। खिलाओ, वो मुस्कुराकर बोला था। तुम्हें चाट बहुत पसंद है ना? वो खुद खाते हुए दूसरा बाइट खुद स्पून लेकर स्नेह को खिलाते हुए बोला। पता नहीं क्यों इतने फास्ट फूड होते हैं। इला, चुन्नू और कला दीदी, विभा दीदी, सबको उनमें से कुछ ना कुछ पसंद है, पर मुझे सिर्फ चाट ही अच्छी लगती है। इसका कोई मैच नहीं है, चाहे कुछ भी कितना भी अच्छा बन जाए, जैसे कि तुम्हारा। आपका भी तो। स्नेह मुस्कुरा कर नज़र झुकाकर बोली थी अपने अंदाज में, और मोह ने उसका हाथ पकड़कर दूसरा बाइट खाया था, उसे मोहब्बत से भरकर देखते हुए। उसकी स्नेह, सिर्फ उसकी स्नेह, जो उसकी सांसों जैसी है और रहेगी। सब घूम घाम कर थक कर सब घर की तरफ निकले तो तय हुआ रास्ते से ही पहले चुन्नू और इला स्नेह कला को घर छोड़ने का, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी और राधा ताई जी का फ़ोन आ गया था। वैसे तो इला मैडम के खुरापाती दिमाग से वो सब वहाँ भी रुक सकते थे, पर स्नेह अब की सबसे पहले से तैयार थी। ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी उसने इला को मुंह से छिपकर। हाँ ठीक है ठीक है, आज बच जाओ मेरी दुआ से, पर कल तो आना इसी घर में है, तब कैसे बचोगी मेरी फुल्लो रानी? तब की तब देख लेगी वो, अभी के लिए उसे फंसाना बंद करो, विभा उसके पीछे से मार कर बोली। हम कहाँ फंसा रहे हैं, ये तो पहले से ही फंस गई है उनके चक्कर में। वैसे स्नेह, चाट का स्वाद पता चला या फिर कोई और स्वाद लिया था तुमने? देखा देखा दीदी, ये कितनी बेशर्म है। स्नेह को शर्माती हुई सी कला से बोली थी। चुप करो, जनवा दो सबको कि तुमने अपनी शर्म लिहाज चवन्नी में बेचकर गुलाब पट्टी खा लिया था बचपन में। कला अपनी धुन में आई थी, जोर जोर से बोलती हुई। शांत शांत शांत, तीर तैनात मेघनाथ, ये भले भी ना जनवाए, तुम्हारी आवाज़ सबकी ये जनाने के लिए काफ़ी है कि हम क्या बात कर रहे हैं। विभा कला को डांट लगाकर बोली। बिल्कुल सही, बचपन में माइक्रोफोन निकल गई थी क्या दीदी? चुन्नू आग में घी डालते हुए बोला। जूझ जाओ तुम लोग, कला बोली और गाड़ी की तरफ बढ़ गई, तो बाकी सब भी फटाफट पैक हो गए। सबसे लास्ट में मोह की गाड़ी में स्नेह जैसे ही विनीता के पास बैठने को हुई, पीछे उसे एहसास हुआ जैसे उसके गालों को उसने अपने होठों से हवा के झोंके सा छुआ हो। वो शर्मा तक नहीं पाई, तब तक वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया था उसे मुस्कुराकर देखते हुए। वो बस गहरी सांस ही ले पाई थी उससे नज़र झुकाते हुए। फिलहाल सब घर आ गए, कुंती देवी दरवाजे पर ही मिल गई, सबको अंदर चलने को कहा, पर अनुज ने ससम्मान उन्हें मना किया। मोह ने एक नज़र जाती हुई स्नेह को देखा, फिर इशारे से उसे फ़ोन करने का बोल कुंती देवी के पैर छुए। घर आकर चुन्नू, कला, इला पसर गए थे और स्नेह कपड़े बदलने चली गई थी। बुआ चाय पिला दो, चुन्नू ने ठिलाया था। क्यों, जंग फतह करके आए हो? सोमवती बुआ भी कम नहीं थी। नहीं तो वो तो आपके घर जाके करके आता हूँ, जब फूफा जी के जिला भर परिवारजनों के पैर छूता हूँ जाकर, फिर आकर 100-100 रुपए देकर अलग से बर्बाद हो जाता हूँ, बिल्कुल वहाँ जाकर।
तो भरा पूरा परिवार है हमारा, और तुझे भी फूफा जी देते हैं ना आते टाइम पैसे। सोमवती बुआ पलटकर रस्क से बोली थी। सही बात है, सब भरा ही भरा है, घर भी और सबके पेट भी। और फूफा जी जो पैसे देते हैं उसमें 10 कंडीशन जोड़ते हैं, उसका जवाब दो। टॉर्चर होता है वो, कमाता हूँ वो पैसे मैं। कभी बोलते हैं चुनमुन मुझे फिल्टर लगाकर फोटो बनाना सिखा दे, ये तेरी बुआ इतनी जवान कैसे दिखती है फोटो में वो बता दे, पेट अंदर होने की दवाई मंगा दे। अरे मुझे 2 घंटे लगे थे ये समझाने में उन्हें एक दिन कि सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी का भाई नहीं है। एंड्रॉयड मोबाइल का मिल गया, अब दिन भर बोल बोल कर ना जाने क्या सर्च करते रहते हैं कि हेलो गूगल ये बताओ कि हमारी काली भैंसिया 2 दिन से पानी काहे नहीं पी रही। वो फूफा जी की नकल करता हुआ बोला, चुप कर, कल जाकर सोमवती को छोड़ कर आना और दामाद जी को अपने ताऊ जी की तरफ से ये कपड़े दे देना। कुंती देवी बोली, अरे नेकी और पूछ पूछ बुआ, तुसी जा रहे हो, तुसी रुक जाओ ना, मेरा खून अभी बचा है और पी लो ना। चुनमुन एकदम फूफा पुराण छोड़ सोमवती बुआ के गले पड़ा था। परे हट, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, मैं जा सो रही हूँ। कैसी बात कर रही हो बुआ, लड्डू? अरे मिठाइयों की सेल लगी है मेरे मन में, अब मेरी बुआ अपने घर जा रही हैं तो खाली लड्डू? नहीं नहीं दादी, फूफा के क्या कपड़े लेती रहती हो, फूफा के नाम की किस्त बात दो, सीधा हर काम काज हर साल देनी है। बस पैसे लिए और ठूस दिए फूफा की जेब में। इला फूफा के कपड़े उलट पुलट बोली, भगवान खैर करे जो ये लड़की हमारी इज्जत रखे अपनी इस जबान से अपने ससुराल में। कैसे भी एक बार कला और स्नेह के हाथ पीले हो तो इसका नंबर लगे, पता नहीं किसके अच्छे कर्म किए होंगे जो ये मिलेगी। कुंती देवी लगातार बड़बड़ाई थी, दादी टेक अ चिल पिल, मैं घर जमाई ले आऊंगी ना, खबरदार जो ऐसा कुछ सोचा। वो उसे डांट कर बोली, फिर जोर से बोली, राधा सरिता सुनीता तैयारी कर लो, ब्याह के बाद सोमवती जा रही है, पूरी पुआ हिसाब से बनाना, बड़ा परिवार है उसका। ठीक है अम्मा, हो जाएगा। चुनमुन तुम हाथ दे दो मुझे, पर्चा हाथ भर का, रिफाइंड मैदा मिठाई खटाई सब में कूद पड़ता हूँ अभी जाकर। ये अच्छा है, खाए वो जिला भर लोग, धूप में काला मैं हो जाऊं। राधा जो आती हुई कुछ बोली ही थी कि चुनमुन पहले ही बोला, पर अभी तो रात है। कला उसकी बात काट कर बोली, अभी रात है दीदी, पर ये सामान तो कल मुझे ले आना पड़ेगा ना। अम्मा अब की एसी टिकट कराना। सोमवती बुआ उसकी बड़बड़ाहट इग्नोर कर कुंती देवी से बोली तो चुनमुन उनकी तरफ घूमा। एसी टिकट बंद हो गई। वो तुरंत बोला, कब से? कुंती देवी तुरंत बोली, अभी से। तू ना करा, मैं जीवन से कहती हूँ, आता होगा। वो जल्दी से अपना बटुआ खोलती हुई बोली, ठीक है करवा देता हूँ, लाइए, पर 500 मुझे भी देना। काहे? तुम्हारी बिटिया को सही सलामत उनके सामान के साथ गाड़ी में बिठाने के। ठीक है ये लो। कुंती देवी उसे देती हुई बोली, अभी के लिए ये चुनमुन और बुआ दादी संग्राम कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि दीनानाथ अपने दोनों भाई रूपी सहारों और पुत्र रूपी सहायक के साथ प्रकट हुए थे, ये खबर लेकर कि कला के भावी ससुराल वाले और उनके भविष्य पति देव आ चुके हैं और वो कल घर आना चाहते हैं विवाह की शादी में ना आ पाने की भरपाई करने। ठीक है दीना, कला का करना ही है, बात कर लेना, मान जाएं तो सर्दियों तक कर देंगे उसका भी ब्याह, और मैं तो कहती हूँ स्नेह का भी देख लो, एक साथ ही कर देंगे। अपने जीते जी अपने पोतियों का अच्छा घरवर देख लूँगी। वो बोली ही थी कि किचन से चाय लाती हुई स्नेह के पैर थमे थे और बाकी उसके भाई बहन भी सीरियस हुए थे। अम्मा वो लड़का तो आपने देखा था, कैसा लगा था आपको उस दिन? बैजूनाथ कुछ सोच कर बोले, फोटो तो अच्छा था, आप सामने से देख लो, अगर अच्छा है तो कोई बुराई ना है, लोग अच्छे हैं। ठीक है अम्मा, सोचकर बताते हैं। दीनानाथ उठकर बोले, तो अभी तक हुआ खुशनुमा माहौल कुछ थम सा गया। स्नेह चाय देती हुई सीधा कमरे में आकर बंद हुई। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल जल उठा, जिस पर दूर से ही उसका नाम लिखा नजर आ रहा था। हेलो, उसने धीरे से फ़ोन उठाया था। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस चाय बना रही थी। स्नेह, उसने पुकारा था। वो नम हुई आवाज़ दबाकर बोली थी, कोई बात है? नहीं तो कुछ तो है, बताओ ना। ताऊ जी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, वही वाला जो उस दिन आया था रिश्ता। स्नेह भोलेपन से बिल्कुल सच बताकर बोली तो दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश तारी हुई। हेलो, वो कुछ देर रुक कर बोली थी,
तुम सोचो मत, कल ही बात होगी घर पर तुम्हारे। सुनिए, कुछ गलत ना हो, बस आप जानते हैं ना। सब जानता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम परेशान मत हुआ करो स्नेह। तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, सब मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तुम मिल जाओ मुझे स्नेह, बाकी किसी बात की परवाह नहीं मुझे। सच पूछो तो किसी के बुरा भला कहने की भी परवाह नहीं है। वो भरोसे से बोला था और स्नेह की पलकें भीग उठी थी। प्यार करना और इजहार करना तो बेहद आसान है, पर उसमें मिली हुई जिम्मेदारियां, परेशानियां निभाना बहुत कठिन। हम कहने लगते हैं कि तुम भी कुछ करो, या तुमने कुछ किया ही क्या है मेरे लिए। सच पूछो तो ये बातें तभी दिल से आती हैं जब प्यार तोल मोल कर किया जाए, वरना मोहब्बत तो ये सब सोचने भी नहीं देती। आप ज़्यादा कुछ ना करिए, अगर आपसे कुछ कहा किसी ने तो मैं सुन लूँगा, और भरोसा करो गुस्सा भी नहीं करूँगा। मैंने कहा था न स्नेह, मेरा हर वजूद तुमसे ही है। बस एक बात कन्फर्म कर देता हूँ, शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी। पर मुझे तो बुरा लगेगा ना, स्नेह रुक कर ही बोली थी। मुझे पता है, और इतना ही काफ़ी है मेरे लिए स्नेह। ओए सुनो, ससुराल वाले आए हैं, चुनमुन भाग कर आता हुआ कमरे में बोला। किसके? कला दीदी के? एकदम टपक पड़े। रांची तो दूर है ना, उड़कर आए हैं क्या? इला वैसे ही पड़े पड़े बोले। अरे कला दीदी के नहीं, विभा दीदी के हो चुके, और स्नेह दीदी के पता नहीं होंगे वाले। क्या? अब की आवाज़ कला की थी, क्योंकि स्नेह एकदम खामोश हो गई थी और इला उठकर बस मुंह खोल ही पाई थी। कौन कौन आया है? मोह जीजू के मम्मी पापा और अनुज जीजा के मम्मी पापा। मतलब मामला गंभीर है, इला सीआईडी दिमाग लगाकर बोली, और स्नेह की जान सूख गई थी। स्नेह दीदी, मम्मी ने बुलाया है, चाय आप बनाएंगी? चुनमुन का अगला फरमान हुआ तो स्नेह 1 मिनट ना वहाँ रुकी, सीधा निकलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। इधर बैठक में अचानक उन सबको आए देख, और सबसे ज़्यादा नीलेश जी खुद आए थे, इस बात से मन ही मन कुंती देवी हतप्रभ हुई थी। सोमवती के गमन की तैयारी कुछ देर के लिए थम गई थी। दीनानाथ को तुरंत बुलावा भेज दिया गया था। नीलेश जी भी कम संकोच में नहीं थे। गंभीर प्रकृति और अनुशासन के पक्के होकर भी उन्हें मोह कुछ ज़्यादा ही प्यारा था। आज सुबह उसकी जिद उन्हें हारने पर मजबूर कर गई थी, और निहार, वो तो वैसे भी हारे थे उससे। लगभग आधे घंटे के बाद दीनानाथ जीवन के साथ घर पर थे। कुछ बात है नीलेश जी? उनके काफ़ी चुपचाप चाय पीने से दीनानाथ जी बोले। दीनानाथ जी, जानते हैं जो हम कहने वाले हैं उससे आपके परिवारों के वसूलों से आपको आपत्ति हो सकती है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि आपके परिवार से आपकी और एक बेटी हमारे घर आए। हमारे मोह के लिए हम आपकी स्नेह को मांगते हैं, वो स्पष्ट शब्दों में बोले। जी आप? दीनानाथ जी कुछ देर चुप रहने के बाद बोलने को हुए, पर कुंती देवी ने उन्हें इशारे से शांत किया। और नीलेश जी भी, वो भी लड़के वालों की अकड़ नहीं बल्कि सही और गलत का भेद रखते थे। चाय नाश्ते के बाद कुंती देवी ने जबरदस्ती उन सबको दोपहर का खाना खिलाया। इस वक्त मजबूरी में स्नेह को खाना परोसने सामने आना पड़ा।
नीता ने प्यार से उसे निहारा था, प्यारी सी समझदारी सी। वो किसको पसंद ना आती। जानती थी वो कि वो जानती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि चलते वक्त भी नीता ने उन्हें सब बताया था। फिर भी शर्म के आवरण के साथ खाना परोसते हुए वो सम्मान बस बिना कांपे चलते उसके हाथ। वो मुस्कुराई थी। कैसे ना मोह की नज़रों में वो चढ़ती। मोह को उन्होंने कभी विवेक से कम नहीं आंका था, कभी तो कुछ नहीं मांगा था उसने किसी से भी। क्या आज वो उसे स्नेह देकर उसके दिल में बसे हुए सम्मान को बच्चों जैसी खुशी में शामिल नहीं कर सकती थी। सोचकर उनसे खाना नहीं खाया गया। सम्मान सहित विदा किया गया उनको। जाते जाते नीता जी ने हाथ पकड़े थे सुनीता के राधा के साथ अकेले में, और बोली थी, सब बड़ों का सम्मान मुझे भी है, पर आप तो माँ है ना मेरी तरह। जब से शादी करके आई हूँ बहुत सम्मान दिया है मोह ने मुझे, पर फिर भी उसकी आंखों में वो खिलखिलाती हुई छवि नहीं बना पाई अपनी। मेरे मोह को दे दीजिए अपनी स्नेह को, कर लीजिए आखिरी कोशिश। मैं कहीं दूर भेज दूंगी उसे, एक घर में नहीं रहने दूंगी। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को और ना विभा को। और सुनीता कुछ नहीं बोल पाई थी। एक तरफ सास का मान, दूसरी तरफ बेटी का मोह। उनके जाते ही त्रिवेदी भवन में एक सन्नाटा पसरा। अच्छा हुआ आज शाम को आने वाले कला के ससुराल वाले किसी कारण नहीं आ पाए। सोमवती बुआ भी नहीं जा पाई, और कुंती देवी का फैसला पत्थर की लकीर, और दादी की बात, और ताऊजी सम्मान स्नेह के बस में नहीं था कि काट पाए। बात भले ही छोटी हो, पर उसका मर्म तो उनका उसके प्रति डर ही था। बातें बड़ी हो, दबाव की हो तो अक्सर इंसान बगावत कर भी जाए, पर जब उसमें प्यार, डर और सम्मान जुड़ जाए तो अक्सर कुछ करना मुश्किल होता है। वही हाल स्नेह का हुआ। एक शब्द नहीं बोल पाई थी वो। कहने को कह भी देती कि वो खुद चाहती है मोह को, पर क्या फ़ायदा उस बात का। विरोध है भी कहाँ, बात तो कुछ और ही है। उसके भाई बहन भी आज खामोश ही रहे। कभी कभी बात करने से ज़्यादा अकेला और खामोश रहना ज़रूरी होता है। इला ने एक बार कोशिश भी की, पर कला ने मना कर दिया। रात का 12 बज चुका था। मोह का लगभग हजारों बार फ़ोन आकर फ़ोन बंद हो रहा था। स्नेह अकेले उसी कमरे में उसी टेबल चेयर पर पैर रख कर ऊपर बैठी आंखों से निकलते हुए आंसू बराबर पोंछ रही थी कि एक प्यारा सा केक छोटा सा उसके आगे आया। उसके पापा आज बना लाए थे, बिल्कुल वैसे ही चुपके से। स्नेह, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। जी पापा, स्नेह झट से आंखें साफ कर बोली थी। पसंद करती हो उसे? उसकी आंखें कहाँ छिपी थी उनसे। पापा, उसने नज़र उठाई थी हैरानी से। इतना भी बुद्धू नहीं हूँ स्नेह जो अपनी बेटी का चेहरा ना पढ़ पाऊँ। आप बुद्धू नहीं है पापा, वो जल्दी से बोली थी। पता है, और जानती हो क्यों? क्योंकि एक बाप अगर अपने बच्चों की नज़रों में हीरो है तो कोई कुछ भी कहे वो हीरो है। बेटा, मेरी तरह मन में मत रखना, जो हो निसंकोच करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ पापा, पर कभी कभी कोई चीज़ मांगने और इच्छा से ऊपर होती है। पापा, दादी साहब कोई बात के लिए मना करती तो शायद कभी मैं आपसे कहकर ही कुछ करती, पर अभी बात कुछ और है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा, तुम्हारा जो दिल करे, तुम कायर नहीं हो मेरी तरह, मैं जानता हूँ। नहीं पापा, हर बात इंसान कुछ खो दे वो कायर नहीं होता। वो तो हिम्मत में सबसे बड़ा होता है जो कुछ छोड़ देता है अपने परिवार के लिए। आप उनमें से एक हैं पापा। दादी अक्सर कहती हैं कि आजकल संयुक्त परिवार कम हो गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब कोई परिवार में भी एक दूसरे के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सबकी एक ही सोच है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुलकर जियो, अपने लिए जियो। पर कभी कभी अपने लिए जीना भी हमें अकेला कर देता है। तुम्हें जैसा ठीक लगे स्नेह, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ बेटा। वो उसकी बात सुन मुस्कुराकर बोले। थैंक यू पापा, मुझे जानने के लिए भी और केक के लिए भी। वो मुस्कुराई ज़रूर थी, पर आंखों पर रखा हुआ सब्र का बांध भी उसकी मुस्कान के साथ छूट पड़ा था। वो रो पड़ी थी। प्यार चाहे दिल में रहने वालों से जितना भी हो, लेकिन जो दिल बन जाए उसके लिए तड़पना अलग ही होता है। मोह तो उसकी सांसों में था, उसका दिल। यूं ही वो कैसे किसी एक का साथ छोड़ दे। वो तो ये सोचकर ही अपने पापा के सीने से लगकर रो पड़ी थी। अब कल उसे मोह से मिलना था। दूर से ही स्नेह ने मोह की खड़ी गाड़ी देखी थी। आज कंप्यूटर क्लास में उसने खुद छुट्टी लगा दी थी।
जानती थी आज बात इतनी जल्दी वो ख़त्म होने नहीं देगा। धीमे कदमों से उसने गाड़ी का गेट खोला और उसके अंदर बैठ गई। क्या बोल रही थी तुम फ़ोन पर? उसने मुड़ते हुए उससे तुरंत पूछा था। उसकी लाल हुई आंखें साफ गवाही दे रही थी कि सोया नहीं था वो रात भर उसकी तरह। घर में जो बात हुई पता तो है आपको? वो धीरे से बोली थी। वो बात की बात है स्नेह, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? वो तड़प कर बोला था। मेरी चाहत क्या आपसे अलग है? वो बोली तो मोह की आंखों में सुकून उतरा था। मैं दादी से खुद बात करूंगा स्नेह। अभी नहीं, बात अभी नहीं है, कुछ वक्त दीजिए, हो सकता है कुछ तोड़ निकल आए। जल्दबाजी में बात खराब हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे सांस लेना मुश्किल लग रहा है स्नेह, क्या उससे भी ज़्यादा कुछ मुश्किल है? वो भी फरते हुए बोला और स्नेह ने नज़र फेरी थी। आंखों के झरोकों से आंसू उसके भी निकल पड़े थे। किस बात की ज़बरदस्ती करें हम? कुछ हो ज़बरदस्ती करने लायक तो करेंगे भी, जब कुछ है नहीं तो क्या करें? हमारा पूरा परिवार है, हम किस किस का दिल दुखाएंगे? स्नेह चेहरा उधर किए हुए ही बोली। कहना क्या चाहती हो? मैं ही अलग हूँ तुमसे? वो उसके कंधे पकड़ता हुआ उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला। मोह के आवाज़ की नाराज़गी उसके हाथों की पकड़ में स्नेह ने साफ महसूस की थी। आपको ऐसा लगता है क्या? वो बंद हुई आंखों से निकलते हुए आंसू रोके बिना बोली। स्नेह कर लेने दो बात, मुझे माने तो माने, नहीं तो मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, चलो मेरे साथ। वो तड़प कर उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देख पिघलते हुए बोला। इतना आसान नहीं है, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, आपका पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। सिर्फ हम दोनों के लिए मैं सबकी दांव पर नहीं लगा सकती, आपको सबसे अलग नहीं कर सकती। मुझे लगा सकती हो दांव पर और हो सकती हो किसी और की तुम। वो तकलीफ से हाथ झींटते हुए बोला था जो सीधा स्टीयरिंग पर लगा था तेजी से। उस दर्द से या फिर उस बात बोलने के दर्द से आंखें भीगी थी मोह की, घुटन सी हुई थी उसे। वो जल्दी से गाड़ी के बाहर निकल आया था। स्नेह भी फुर्ती से दूसरी तरफ से निकलते हुए भाग कर उसके पास आई थी। चोट लग गई है आपको? वो उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, फिक्र से बोली थी। नहीं लगी, वो हाथ छुड़ाता हुआ बोला था। नाराज क्यों होते हैं? वो नम आंखों से उसे देखती हुई बोली थी। मेरी नाराजगी की फर्क डाल लो खुद पर स्नेह। मैं वो आगे बोल ही नहीं पाया था। नजरें घुमाई थी उसने, माथे पर उंगलियां रखते हुए आंखें बंद की थी, जैसे छिपा रहा है उनमें बसी हुई नमी। सुनिए ना, स्नेह ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। रहने दो, वो रूठा हुआ सा बोला था। बात तो सुनिए मेरी। वो ताकत लगाकर खुद की तरफ उसे मोड़ने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि उसे वो हिला बिल्कुल भी नहीं सकी। क्यों सुनूं? क्या सुनूं? यही कि तुम्हारी दादी किसी बेकार की बात को लेकर मुझसे तुम्हारी शादी नहीं करवा रही और तुम कह रही हो कि मैं समझ जाऊं कि सब ठीक है और छोड़ दूं तुम्हें। वो अब वाकई गुस्सा हुआ था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। स्नेह बस इतना ही बोल पाई थी, आवाज़ रूध सी गई थी उसकी। तो कैसा है स्नेह, बताओ मुझे कैसा है? क्या करूं कि तुम मुझे मिल जाओ? वो चीखा था। लड़ने वाली बात होती तो मैं तैयार हो जाती आपके साथ सबसे लड़ने के लिए, पर लड़ाई करूं किससे? सब मेरे अपने हैं। और मैं, वो तकलीफ से बोला था। गला इस तरह उसका चोक हुआ था जैसे सांस लेने में तकलीफ हो। उसे मुंह लाल हो चुका था उसका। रुका हुआ एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों को भिगो गया था। स्नेह ने मोहब्बत से भरी आंखों से उसे देखा था। औरत जब पुरुष के लिए रोती है तो ईश्वर दुखी होते हैं, और वही जब कोई पुरुष रोता है कयामत आती है। जिस कयामत की शुरुआत अभी स्नेह के दिल से हुई थी। कहकर तो मोहब्बत शब्दों में बस जाती है, पर वो तो बोल भी नहीं पाई थी उससे कभी। तो सोचो किस कदर प्यारा होगा वो उसे। मैं कहाँ आपसे अलग हूँ? वो उसे यूं देख उसके सीने से लग रो पड़ी थी। हटो तुम, वो नाराज सा मुँह फेरता हुआ बोला था। तो स्नेह ने उसकी पीठ पर हाथ रख और कस के उसकी शर्ट पकड़ ली थी। हार गया था वो उससे उस पल में, कसकर सीने से लगाया था। मैं मर जाऊंगा स्नेह, सोचता भी तुम्हारे बिना जीना तो सांसें भारी हो जाती है। मत करो मेरे साथ ऐसा। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मर्जी कुछ नहीं कर सकता मैं। तुम कह दो बस, सबसे लड़ जाऊंगा मैं।
वो बेबस सा बोला था। आवाज़ की नमी से स्नेह ने साफ महसूस किया था कि वो रो रहा है। मैं आपको किसी की नज़रों में गलत नहीं देख सकती, स्नेह उसका दर्द खुद में उतार कर बोली थी। आसान जंजीरें तोड़ना होता है पर प्यार और अपनापन नहीं। जितना प्यार आज स्नेह मोह से करती थी उससे ज़्यादा वो किसी से नहीं करती थी। बस अपने से जुड़े रिश्ते उसे कुछ करने नहीं दे पा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो उसे अपने पापा की लगी थी। कुछ करके वो उन्हें और नकारा नहीं साबित करवाना चाहती थी। भले ही वो उसकी खुशी के लिए नकारा साबित हो जाए, पर एक बेटी होने के नाते क्या वो अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती? आपको मेरी कसम कुछ नहीं कहेंगे आप। वो दिल पर पत्थर रख उसके सीने से लगी उसकी खुशबू खुद में अच्छे से उतारती हुई बोली। जानती थी ये बात लावे की तरह उस पर गिरेगी और वही हुआ। एक झटके में मोह ने उसे खुद से अलग किया था। क्या कहा तुमने? वो उन लाल आंखों में भरे आंसुओं को पीता हुआ उनमें गुस्से को भरते हुए बोला था। जो आपने सुना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बोलने की? मोह ने उसके कंधे पकड़े थे और खुद की तरफ खींचा था। स्नेह की आंखें बंद हुई थी उसके हाथों की चुभन से, लेकिन उसने फिर भी आंखें खोली थी। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे आप, तो कुछ नहीं कहेंगे किसी से। जो होना होगा वो हो जाएगा। आप किसी की भी नज़रों में गलत नहीं बनेंगे। याद करो स्नेह, मैंने क्या कहा था? कोई मुझे तुमसे अलग करने को कहे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर तुमने खुद मुझसे ये कभी कहा तो तुम मुझे झेलोगी स्नेह, जानती हो या ना ये बात? वो निकलते हुए आंसू समेत होठों को भींच कर बोली थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसके हाथों की पकड़ ने उसे दर्द दिया था, इसलिए क्योंकि उसने नज़रें फेरी थी उससे ना जाने कितनी नाराज़गी से। मुड़कर खड़ा हुआ वो, बिखरे पसीने से भीगे बाल, पैंट से बाहर निकलती हुई वो बेपरवाह से निकली हुई डार्क ब्लू शर्ट में वो मुंह फेरे उससे खड़ा स्नेह का दिल मुट्ठी में भींच रहा था। उसकी बेरुखी दिल ले रही थी उसका। कसम दी है ना तुमने मुझे, तो ठीक है अब छेलो मुझे। हिम्मत बढ़ा लो स्नेह द्विवेदी, क्योंकि मुझसे पल्ला झाड़ने का स्कोप नहीं है तुम्हारे पास, और उसके लिए मुझे किसी शादी और रिश्ते की ज़रूरत भी नहीं है। मोह उसकी तरफ बिना देखे उसका हाथ पकड़ता हुआ गाड़ी में बिठाकर बोला। जब तक वो गाड़ी चलाता रहा स्नेह उसे एकटक देखती रही। एक नज़र नहीं देखा था मोह ने उसे पहली बार। बस रो अगर वो रही थी तो आंखें उसकी भी सूखी ना थी। जाओ घर देखो, 7 बजे से पहले छोड़ा है, वो सामने देखते हुए बोला था। स्नेह ने हाथ बढ़ाकर उसके बाजू की जगह की शर्ट मुट्ठी में भरी थी तो मोह ने गुस्से से हाथ झटका था। भले ही ऐसा करते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी थी। उसने एक हाथ से अपने बालों की तरफ हाथ ले जाकर मुंह मसला था, जैसे रुकती हुई सांसें खींच रहा हो। जाओ, मुंह वैसे ही बोला था तो स्नेह ने कदम गाड़ी से निकाल जमीन पर रख दिए थे। उसे एक टक शीशे से साइड होते देख उसकी गाड़ी स्पीड से आगे निकाल दी थी तो स्नेह बिलख पड़ी थी। स्नेह, मेरा गुस्सा मेरी नाराज़गी सिर्फ तुमसे है, लेकिन मुझे कभी अकेला छोड़ना मत, क्योंकि उसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी ही रहेगी। क्योंकि तुम्हारे बिना मैं क्या कर जाऊँ मुझे नहीं पता। उसकी कही हुई बात स्नेह के कानों में गूंज रही थी। कही हुई बातों का मतलब कभी ना कभी निकल ही आता है, इसलिए बातें सोच समझ कर बोली जाती हैं। कहते हैं ना, अच्छा बोलो अच्छा सोचो, क्योंकि यूं ही कुछ बेवजह नहीं होता। मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। घर पहुंची ही थी कि उस दिन की तरह मेहमान फिर उसे आए हुए मिले। कौन आया है? वो रोई हुई आवाज़ में कमरे में आकर बोली थी, जहां अभी कला अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। कला दीदी के ससुराल वाले। ईला उसका मुंह देखते हुए बोली थी। अच्छा कब आए? बस अभी अभी। अच्छा मैं चाय बना देती हूँ फिर। स्नेह भोलेपन से किचन की तरफ जाते हुए बोली। ओ मेरी भोली माता, तुम नौकर नहीं हो हमारी जो रोते रोते भी काम करोगी। भाभी बना रही हैं चाय। स्नेह, मोह जी से मिलकर आई हो? क्या स्यापा किया है तुमने? कला कानों में पहन रही ईयरिंग छोड़ते हुए बोली। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो आंसू रोकते हुए बोली। ऐसी शक्ल और झूठ मत ही बोलो तुम स्नेह। अभी अगर चाय बनाने जाती तो पक्का सब जान जाते कि बाल्टियां भरी हैं आंखों में। पहले रो लो तुम अच्छे से। कहाँ रोने बैठूं? कोई जगह है क्या घर में? स्नेह एकदम दुखिया कर बोली थी।
अरे अरे दरवाज़ा बंद कर ईला, कला चिल्लाई थी उसे रोते देख। हाँ हाँ, अब बताओ क्या हुआ, क्या किया तुमने स्नेह? कला बिल्कुल सीरियस होकर बोली। कल से आज तक मैं स्नेह खुद कुछ बोली थी तो अब तो भाईचारा बनता है ना। स्नेह शुरू से अंत तक सब बताती चली गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था मोह जीजू के साथ तुम्हें, इला कुछ गुस्सा हुई थी। ये मेरी ही बहन है, स्नेह दुख से कला से बोली। हाँ, उसने सर हिलाया था। लगती तो नहीं है। क्या लगती नहीं है, क्या लगती नहीं है? मैंने पहले ही कहा था कला दीदी से कि बात करने दो मुझे स्नेह से, वरना कोई बेवकूफ़ी करेगी ये। और वही हुआ। अरे तुम्हें अपने भाई बहनों पर भरोसा नहीं है? ऐसे कैसे दूर हो जाओगी तुम मोह जीजू से? आखिरी बात कहते हुए इला कुछ थमी थी। मैंने उन्हें अलग थोड़ी ना किया है खुद से, बस कुछ भी कहने से रोका है। अभी जानती तो हो ना तुम, क्या कर जाएं क्या पता। गुस्से में वो मेरी नहीं सुनते तो किसी की क्या सुनेंगे। प्यार पाना ज़रूरी नहीं होता इला। जितना पवित्र आपका प्यार है उससे उतना पवित्र रखना भी ज़रूरी होता है। मानती हूँ दुनिया की क्या परवाह करनी, पर क्या तुम दीदी भैया, हमारा परिवार, उनका परिवार अलग है हमसे क्या? हम जीत कर सब पा भी लें तो क्या? शादी सिर्फ एक बार होती है, उसमें अगर आशीर्वाद दिल से निकले तो पूरी ज़िंदगी परेशानियों में होने वाले डर का कवच बन जाती है। हस्बैंड वाइफ अगर खुद लड़े मरे फिर भी उनकी आपस में इज्जत कम नहीं होती, पर वही लड़ना अगर सबके साथ हो तो इंसान जिंदगी भर के लिए किसी की नज़रों में चढ़ नहीं पाता। और मैं उन्हें उसी अजाब से बचा रही हूँ। मैं चाहती हूँ उनकी वही इज्जत रहे जो उनकी अभी है। तुम सब तो समझो इला मेरी बात कि मैं क्या और क्यों कर रही हूँ। मैंने जो किया उससे मुझे तकलीफ़ ज़्यादा है। स्नेह रोते हुए बैठ गई थी। स्नेह, वो दोनों आगे बढ़ उसे कंधे से लगाकर बोली थी। सॉरी स्नेह, जानती तो हो ना मैं तुम्हारे जितना नहीं सोचती। अच्छा अब रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। प्लीज़, इला बच्चों सा मुँह बनाकर बोली थी तो स्नेह रोते रोते मुस्कुरा पड़ी थी। नाटक बंद करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाय, जान ले लो तुम मेरी। अब ध्यान से सुनो, अभी के लिए कला दीदी के उनको संभालते हैं, उसके बाद तुम्हारे उनको देखेंगे। वैसे एक बात बताओ, तुमसे नाराज होकर नस वस तो नहीं काटेंगे? मैं जिंदा हूँ, स्नेह उसकी बात सुनकर बोली। हाँ, जिंदा तो लग रही हो। तो बस जब तक मेरा खून पी नहीं लेंगे कुछ नहीं करेंगे, स्नेह आंसू साफ करते हुए उससे बोली। कला दीदी आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं देख लेती हूँ कुछ काम तो नहीं है किचन में। देखने में तो अच्छे हैं गुड्डू जीजाजी, इला मुँह बनाकर कला से धीरे से बोली थी तो उसने आंख दिखाई थी। अब बोल तो सकती नहीं थी। जयवीर शुक्ला, जिनकी पत्नी की बीमारी के चलते निधन हो गया, और उनके सुपुत्र नवीन शुक्ला उर्फ गुड्डू, बाप बेटे अकेले हैं। बेटे की जॉब रांची में लगी तो वो भी वहाँ चले गए, और अब ट्रांसफ़र यहाँ हुआ तो यहाँ आ गए। जयवीर दीनानाथ के बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए अब ये मित्रता रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। नवीन बेहद सुलझा हुआ लड़का था और कला को बेहद पसंद भी करता था, बस कुछ अंतर्मुखी था। अभी के लिए चाय नाश्ते के बाद दीनानाथ ने अपनी मित्रता निभाते हुए जब तक उनके मकान की सफाई नहीं हो जाती उनका बंदोबस्त यहीं करवा लिया था, तो फिलहाल गुड्डू जी यहीं रुके थे। इधर सब होते हुए भी स्नेह की नज़र एक बार भी फ़ोन से नहीं हटी थी, पर उनके रूठे पिया आज कुछ ज़्यादा ही रूठे हुए थे, और पता नहीं क्या भूमिका बनाए हुए थे कि चुनमुन भागते हुए आया। सब लोग सुनो, मोह जीजू घर नहीं पहुँचे हैं अभी। क्या? इला उठकर बोली। धीरे बोलो यार, कला दीदी की आत्मा घुस गई है क्या? मैं जोर बोलती हूँ, कला भड़की। नहीं दीदी प्लीज़, आप कोयल कंठी हैं, ये बात हम बात के लिए रखें, अभी बात सुनो, चुनमुन बोला। मोह जीजू घर नहीं गए हैं, सब परेशान हैं। अनुज जीजा का फ़ोन आया था, वो और विवेक जीजू उनके सभी फार्म हाउस पर उन्हें ढूंढ आए हैं। वो सफ़ेद भूत कहाँ है? वैसे तो बड़ा उनके कंधे पर बैठा रहता है बैताल बनकर, इला आनों पर चिल्लाई। वो मिल नहीं पाए थे आज उनसे, तो अनुज जीजा और विवेक जीजा ये बोल रहे थे कि क्या स्नेह दीदी को कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी, वो फिक्रमंद हुई थी। चलो हम ढूंढने चलते हैं, स्नेह को भी ले चलेंगे, इला बढ़ते हुए बोली। ओ शेरलॉक होम्स की अम्मा, घर वाले पूरी पलटन को देखेंगे ना 7 बजे के बाद तो गोली मार देंगे, वो भी बिना लाइन में खड़े किए। तो मेरे पास एक और आइडिया है, इला चुटकी बजाकर बोली। क्या?
हमारे नए नवेले जीजा वो ले जाएंगे हमें बाहर घूमने के बहाने। आखिर एक रिश्ते में वो हमारे भैया भी हैं। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होगा? कला उन दोनों को देख बोली तो उन दोनों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दीदी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको स्नेह की कसम, ईला झट से बोली तो कला ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। थोड़ी देर बाद वो बैठक के पास वाले कमरे में थे जहां आज नवीन रुका हुआ था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल के पार्ट का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं बोनस पार्ट इस कहानी में ज़रूर देती, पर मेरे मायके में मुंडन है तो मुझे कल जाना है, इसलिए मैं डेली पार्ट अरेंज कर पाऊँ यही बहुत है मेरे लिए। तो इसलिए पार्ट छोटे बड़े जो भी मिल जाएं आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, शिकायतें मत कीजिएगा। वैसे आप लोगों की शिकायतें भी मेरी सर आँखों पर। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ पार्ट बनाने में, तो एक लाइक और एक कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।